हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा जी, एक नई शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे और नई शुरुआत किसकी है? नई शुरुआत है हमारे एमसीक्यू सीरीज की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग देखो, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है जी, जो आपके 11th क्लास में है, उन चैप्टर से रिलेटेड जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज, आपका नीट वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी और आपका सीबीएसई वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी, ठीक है। और साथ में अब तो सीयूईटी या बाकी सारे एग्जाम्स भी हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे सीयूईटी में तो खैर नहीं आता 11th का पोर्शन, बट और भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं जहां पे पूछा जाता है हमारे 11th और 12th के सिलेबस को, ठीक है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के हमने क्या बनाया, एक चैप्टर प्रैक्टिस के नाम से ये सीरीज है। इसके अंदर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम लोग हमारे जो भी कंसेप्ट वहां पे एसोसिएटेड रहेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस चैप्टर के अंदर, वो भी वहीं पे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारी पहला जो सवाल है आज के लिए वो क्या है? A cell remains either in dividing phase or in non-dividing phase. The sequential repetition of dividing and non-dividing phase in an orderly manner is called. अब क्या कह रहा है सवाल आपसे? आपसे सवाल कह रहा है कि हमारा जो सेल है या तो वो डिवाइड कर रहा होगा, है ना, या वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा। तो इस यही जो डिवाइड करना नहीं डिवाइड करना, इसी का जो साइकिल चलता है, इसी का जो सीक्वेंस चलता रहता है आफ्टर बार बार ये जो घूमता रहता है, साइकिल रिपीटिशन चलता रहता है, इसको बोलते क्या है? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? तो क्या बोलते हैं इसको? देखो, जैसे किसी भी इंसान, ठीक है ना, किसी भी इंसान का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ साइकिल होता है जिसके अंदर वो क्या करता है, जिसके अंदर वो बर्थ, ठीक है, उसका जन्म होता है, जन्म लेने के बाद वो ग्रो करता है, ठीक है जी, फिर वो रिप्रोड्यूस करता है एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है ना। तो ये क्या है? एक लाइफ साइकिल है जो बर्थ और डेथ के साथ में घूम रहा है। डेथ होगी, फिर दोबारा जन्म होगा, तो ये साइकिल घूमता जा रहा है, ये आपका लाइफ साइकिल है। ऐसे ही हमारा सेल जो है वो क्या करता है? हमारा जो सेल है, जैसे ही एक नया सेल बना है, कैसे बनता है एक नया सेल? एक नया सेल बनता है जब हमारा ऑलरेडी एक सेल प्रेजेंट है और वो सेल क्या करे? वो सेल करे डिवाइड, ठीक है। तो ऑलरेडी एक सेल मेरे पास मौजूद है और वो सेल अगर डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? एक न्यू सेल। अब ये जो न्यू सेल है, अब इसकी लाइफ शुरू होने वाली है। अब ये नया सेल क्या करेगा? ये नया सेल, अब ऐसे तो नहीं है कि नया सेल बना और एकदम डिवाइड करने लग गया, नहीं। इट इज गोइंग टू ग्रो करेगा और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, यानी कि एक ऐसे फेस में एंटर करेगा जहां पे ये डिवाइड नहीं कर रहा। फिर वो सारे फंक्शन वंक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या होगा? सारे फंक्शन वंक्शन परफॉर्म करने के बाद भैया ये जो है हमारा सेल, ये क्या करेगा? हमारा जो सेल होगा वो डिवाइडिंग फेस में एंटर करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका न्यू सेल है, ठीक है, ये न्यू सेल क्या करेगा? अभी ग्रो करेगा, ठीक है ना। जो भी इसके फंक्शंस होंगे वो उन फंक्शंस को परफॉर्म भी करेगा। ये सब कुछ करने के बाद हमारा जो सेल है वो क्या करेगा? फाइनली डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा और फिर दोबारा क्या मिलेगा मुझे? न्यू सेल। तो ये साइकिल इस तरीके से घूमता जा रहा है। सेल डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये आपका नॉन डिवाइडिंग फेस है और ये कैसा फेस है? आपका डिवाइडिंग फेस है। तो ये जो रिपीटिशन चल रहा है डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग का, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम लोग सेल साइकिल। क्या बोला जाता है इसको? सेल साइकिल। तो ध्यान रखेंगे सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज एक्चुअली अ रिपीटिशन, अ सीक्वेंस व्हिच इज रिपीटिंग वन आफ्टर द अदर। और क्या सीक्वेंस है वो? यहाँ पे बेसिकली आपका डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग फेज बार बार रिपीट होता जा रहा है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो कैसे डिफाइन करते हैं हम सेल साइकिल को? सेल साइकिल के अंदर तीन चीजें हम लोगों को मेनली देखनी होती हैं। पहला है आपका ग्रोथ, ठीक है। तो पहले, सबसे पहला, जो जैसे ही एक नया सेल बनता है वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है वो है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है जी। हमारा जो डीएनए सेल के अंदर बैठा हुआ है वो रेप्लिकेट, तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा और फाइनली उसके बाद क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो इन्हीं तीनों चीजों का बार बार क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। ये तीनों चीजें लूप में होती जा रही हैं। सेल, नया सेल बना, ग्रो किया, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डिवाइड किया, अब नया सेल दोबारा ग्रोथ करेगा, फिर डीएनए रेप्लिकेट होगा, फिर डिवीजन होगा। तो इसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे जो एक ऑर्डरली मैनर में चल रहा है? सेल साइकिल। क्या बोलेंगे इसको बेटा जी? इसको बोलेंगे सेल साइकिल। और ये जो सेल साइकिल है आपका, ये सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, क्या होता है? जो ड्यूरेशन होता है
वो बेटा वेरी करता है, ठीक है ना, क्या करता है, वो बहुत वेरी करता है। जैसे कि अगर मैं ईस्ट का एग्जांपल लूं जो कि एक फंगस है, उसके अंदर 90 मिनट्स का, कितनी देर का सेल साइकिल रहता है, 90 मिनट्स का सेल साइकिल रहता है। वहीं पे अगर मैं एक मेमेलियन सेल की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, वहीं पे मैं अगर एक मेमेलियन सेल की बात करूं तो उसके अंदर जो हमारा सेल साइकिल का ड्यूरेशन रहता है वो होता है 24 आवर्स का। कितना रहता है, 24 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। सेल साइकिल को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, कॉमनली तो उसको डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग कह दिया जाता है, बट टेक्निकली उसे कहा जाता है एम फेस एंड इंटरफेस, ठीक है। एम फेस क्या है आपका, एम फेस आपका एक्चुअल में डिवाइडिंग फेस है। कैसा फेस है ये आपका डिवाइडिंग फेस है। और आपका इंटरफेस क्या है, इंटरफेस आपका नॉन डिवाइडिंग फेस है। क्या है आपका, ये नॉन डिवाइडिंग फेस है, ठीक है जी। चलिए, तो इस क्वेश्चन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हमें लेनी थी वो हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले ली है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following chemical inhibits the formation of mitotic spindle fiber and holds the cell in metaphase? इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे मेटाफेस के अंदर ही हमारे सेल साइकिल को बेसिकली रोक देता है। यानी कि देखो, इससे पहले थोड़ी प्रायर इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या प्रायर इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया इंटरफेस के बारे में, ठीक है। अब आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन फिर भी भाई हमारा तो काम है कि आपको बार बार सिखाना, ताकि आप एंड मोमेंट तक उस चीज को ना भूलें, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास हमारा ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर कितने फेसेस होते हैं बेटा, हमारे पास इंटरफेस के अंदर हमारे पास 3 फेसेस हैं। गैप 1 फेस, ठीक है जी, इसको G1 कह देते हैं, एंड दिस इज योर गैप 1 फेस। इसके अलावा S फेस है हमारे पास, ठीक है, एंड देन वी हैव दी G2 फेस, ठीक है, G2 फेस। इसके बाद आता है हमारा इंटरफेस के बाद आता है हमारा M फेस, जहां पे एक्चुअल में डिवीजन होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब चलता कैसे है, बेसिकली कुछ कहानी ऐसे चलती है। ये मेरा सेल साइकिल है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा G1 फेस। इसके बाद ये आ गया S फेस, ये है हमारे पास G2 फेस, एंड दिस इज द M फेस। ये पूरा क्या हो गया मेरे पास, ये पूरा यहां से लेके यहां तक हो गया मेरे पास M फेस, ठीक है। M फेस भी बेटा हमारा 2 टाइप्स में आगे फर्दर डिवाइडेड रहता है। एक हो गया, क्या है, देखो जब भी सेल कोड, ये कौन सा फेस है जहां पे डिवीजन होना है, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब सेल डिवाइड करता है तो उसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो हमारे पास जो एम फेस है हमारा, जो बेसिकली माइटोसिस है हमारा, डिवाइडिंग फेस है हमारा, उसके 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस। कैरियो जो वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। क्या मतलब होता है उसका, न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। क्या मतलब होता है इसका, डिवीजन, ठीक है। सो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस चलेगा। साइटोकाइनेसिस क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म का डिवीजन। किसका डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। फर्दर हमारा जो कैरियोकाइनेसिस होता है, फर्दर हमारा जो कैरियोकाइनेसिस होता है, अब देखो ये मत समझो कि सिर्फ एमसीक्यूज कर करा रही है मैम, नहीं, मैं यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के चैप्टर को भी शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो कैरियोकाइनेसिस के हमारे पास कितने फेसेस हैं, देखो बेसिकली हमने फेसेस है नहीं, बट हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम लोगों की पढ़ाई आसान हो जाए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला फेस कहलाता है प्रोफेस, ठीक है जी। सेकंड फेस कहलाता है आपका मेटाफेस। अच्छा, और थर्ड फेस क्या कहलाता है, थर्ड फेस क्या, प्रोफेस, मेटाफेस, थर्ड फेस कहलाता है आपका एनाफेस, ठीक है, एनाफेस, एंड देन यू हैव दी टेलोफेस, ठीक है। ये सारे फेसेस, तो क्वेश्चन में बात की गई है मेटाफेस के बारे में। आप जानते ही होंगे मेटाफेस के अंदर क्या होता है, मेटाफेस के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स अच्छे से अटैच हो चुके हैं काइनेटोकोर से, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर्स पुल करते हैं हमारे किनको, क्रोमोसोम्स को, ताकि ये अलाइन हो जाए कहाँ पे, इक्वेटर पे, ठीक है ना, मेटाफेसिक प्लेट पे ये अलाइन हो जाए। ये सारा काम कहाँ होता है, हमारे मेटाफेस के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिलता है, ठीक है जी। सो एट द एंड ऑफ द मेटाफेस आपको क्या मिलेगा, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द इक्वेटर, ठीक है, ऑन द इक्वेटर कर लो, ऑन द इक्वेटर, और यू कैन से ऑन द मेटाफेसिक प्लेट, ठीक है, ऑन द मेटाफेसिक प्लेट या मेटाफेस प्लेट, कुछ भी आप कह सकते हैं।
यहाँ पे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे हमारे, इन क्रोमोसोम्स के साथ में इन क्रोमोसोम्स के जो काइनेटोकोर्स होंगे, क्या होंगे, काइनेटोकोर्स होंगे। उन काइनेटोकोर से क्या अटैच रहेगा, उन काइनेटोकोर से हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहेंगे। ठीक है जी, स्पिंडल फाइबर अटैच रहेंगे और ये स्पिंडल फाइबर इन टर्न कहां से आए हैं, सेंट्रियोल से आए हैं। कहां से आए हैं, सेंट्रियोल से ये आए हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि कौन सा केमिकल इस माइटोटिक स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकता है। अब माइटोटिक स्पिंडल अगर बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो हमारा सेल मेटाफेज के आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, तो कौन सा केमिकल है बेटा यहाँ पे, द करेक्ट आंसर इज कॉल्चिसिन। क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर, कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन क्या करता है, कॉल्चिसिन बेसिकली इनहिबिट करता है क्या, स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन आउट ऑफ एनसीईआरटी है बट नो इश्यूज। ठीक है, अब भैया आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या चला जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये इनहिबिट करता है स्पिंडल फॉर्मेशन, इसीलिए इसी के अंदर क्या होगा, यहीं पे हमारा जो सेल है वो मेटाफेज के अंदर क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा आपका सेल, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट माइटोटिक गैप इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अभी मैंने आपसे बात की थी हमारे फेसेस के बारे में। ठीक है, G1 G2 S फेस M फेस बात की थी मैंने अभी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको आपको एक दूसरे एंगल से समझाऊं तो आप एक ध्यान दें, यहाँ पे दो मेजर इवेंट्स होते हैं हमारे पास। कितने इवेंट्स होते हैं, दो मेजर इवेंट्स होते हैं हमारे पास। पहला है डिवीजन, ठीक है, पहला है डिवीजन और दूसरा है रेप्लिकेशन। ये एक सेल की लाइफ में ये दो मेजर इवेंट्स होते हैं। ठीक है ना, एक डिवीजन है और दूसरा है रेप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा अब बाकी का जो बचा हुआ है, देखो बाकी का जो गैप आ रहा है बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हमने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने गैप उसको बोल दिया। ठीक है, हमने क्या बोल दिया इसको, ये जैसे ही नया सेल बना डिवाइड करके, तो रेप्लिकेट, देखो डिवीजन करके जैसे ही एक नया सेल बनता है और उसके रेप्लिकेशन तक होने, मतलब रेप्लिकेशन का डीएनए रेप्लिकेट करने तक जो गैप है बीच में, दैट गैप इज कॉल्ड एज व्हाट, G1। ठीक है, वहीं पे रेप्लिकेशन और डिवीजन के बीच का जो गैप है, यानी कि जो सेल गैप लेता है बीच में, दैट इज कॉल्ड एज गैप 2। यही तो है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज सुनो, आपके इंग्लिश में टर्म्स होते हैं प्री एंड पोस्ट, होता है ना, जैसे प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट होता है ना। प्री मतलब पहले, शादी से पहले, पोस्ट मतलब शादी के बाद। ठीक है, अच्छा वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं प्री प्री डिवीजन फेज कौन सा होगा, या मैं बोलूं कि प्री माइटोटिक फेज कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे प्री माइटोटिक फेज हमारा G2 फेज होगा। ठीक है ना, डिवीजन से पहले कौन सा फेज आ रहा है, G2। पोस्ट माइटोटिक कौन सा होगा हमारा, G1 होगा। G1 ही होगा ना। तो यानी कि क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पोस्ट माइटोटिक गैप के बारे में पूछा गया है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। तो पोस्ट माइटोटिक गैप फेज कौन सा है, जो आपके माइटोसिस के बाद जो फेज आ रहा है, दैट इज द G1। उस फेज के अंदर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्सेप्ट, यानी कि क्या नहीं होता, वो आपको यहाँ पे बेसिकली बताना है। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो हमारे पास हमारा सेल है वो ग्रो करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है यहाँ पे हमारा सेल। ठीक है, और कुछ सर्टेन प्रोटीन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जो प्रोटीन्स बेसिकली आगे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा सो सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, नो चेंज इन द डीएनए कंटेंट। इस फेस के अंदर डीएनए कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं आता, बिल्कुल सही बात है। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ग्रोथ फेस ऑफ द सेल, ये भी ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ फेस होती है हमारी। ठीक है नहीं, ठीक है जी। इसके अलावा क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ये भी बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे भी क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हिस्टोन जो होते हैं हमारे, हिस्टोन प्रोटीन्स, ये है क्या, व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेसिकली हमारे किस में हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं डीएनए पैकेजिंग में। किस में हेल्प करते हैं वो, डीएनए पैकेजिंग में। अब मुझे एक बात बताओ, जब डीएनए नया बना ही नहीं अभी, तो हमें हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बेटा आपके, ये हिस्टोन प्रोटीन्स कहां बनते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे गैप 2 फेस के अंदर बनते हैं, ना कि हमारे गैप 1 फेस के अंदर बनते हैं। ठीक है, वहीं पे कुछ आरएनए का सिंथेसिस होता है, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स को बनाना होता है हम लोगों को, तो आरएनए का सिंथेसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपके न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि यही न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके क्या किया जाएगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उस रेप्लिकेशन में हेल्प किया जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट भी करेक्ट है यहाँ पे, सेकंड भी करेक्ट है यहाँ पे, फोर्थ भी करेक्ट है यहाँ पे। तो हमारा जो रॉन्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास जो स्टेटमेंट, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3। तो यानी करेक्ट चॉइस क्या हो गई यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। तो ये तीनों चीजें होती हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज में, एक्सेप्ट दी थर्ड ऑप्शन दैट इज सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, जो कहां हो रहा है, जो आपके गैप 2 फेज के अंदर हो रहा है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल रिमेन्स at 4C level if the initial amount is divided by 2C। अगेन वही चीज है, देखो जैसे ही एक नया सेल आता है डिवाइड कर करके, वैसे ही वो किस में एंटर करेगा, जीवन में एंटर करेगा। मान लो जीवन के अंदर उसका कंटेंट है 2C, ठीक है। अब जैसे ही वो एस फेस में जाएगा तो क्या होगा, एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरे डीएनए की एक और कॉपी बन गई, यानी कि डीएनए कंटेंट जो है वो क्या हो गया, डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो गया। क्या हो गया, वो डबल हो गया। अब डीएनए कंटेंट आपका डबल हो चुका है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, तो यानी कि एस फेस में क्या मिलेगा आपको, 2C नहीं मिलेगा डीएनए कंटेंट, क्या मिलेगा 4C। ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है G2, तो G2 में भी क्या मिलेगा आपको 4C। अब फिर दोबारा जब ये एम फेस में एंटर करेगा तो एम फेस के अंदर अब डिवीजन होगा, और एम फेस के अंदर हमें भी इनिशियली हमें 4C ही मिलेगा, बट आफ्टर द कंप्लीशन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर एम फेज, जब जीवन फेज में एंटर करेगा तो दोबारा फिर से क्या हो जाएगा, 2C ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कौन से फेस में या कौन से फेसेस के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए जो सेल के अंदर है वो 4C लेवल पे रहता है, अगर इनिशियल अमाउंट को हम 2C से डोनेट करते हैं। तो अगेन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, हमारे पास एस फेस और हमारा G2 फेस। वैसे तो M भी है, इनिशियल M फेस भी है, बट यहाँ पे दो ही ऑप्शंस दिए हैं। देखो G1 और, तो जहां G1 है वो तो हो नहीं सकता, ठीक है, G1 G1 यहाँ दिया, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा, G2 एंड M। ठीक है जी, G2 एंड M। वैसे तो यहाँ पे G2M नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था यहाँ पे देयर इज सम मिसप्रिंटिंग, यहाँ पे आपका आना चाहिए था S। ठीक है ना, तो G2 एंड S करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, G2 एंड S। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन, माइटोसिस कहां पे होता है, ठीक है, कहां होता है माइटोसिस भैया, माइटोसिस है क्या, एक तरीके का इक्वेशनल डिवीजन है, जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं इवन आफ्टर द डिवीजन, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब ये होगा कहां पे, जहां भी बॉडी में ग्रोथ होनी होगी वहां पे आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पे भी, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, कहीं भी है, जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, उन सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा माइटोसिस। ठीक है, अब एक तो हो गया इसमें सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं नॉर्मल बॉडी के सेल्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते, किसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है ना, सो ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करते सोमैटिक सेल्स। ठीक है, वहीं पे हमारे पास नहीं करते, इसका मतलब ये एक नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं, तो जब इनको डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड करेंगे, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स ऑफ द प्लांट सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी कैसे सेल्स हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और ये भी किसमें इन्वॉल्व है, ग्रोथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये भी ग्रोथ में इन्वॉल्व है, और ये भी क्या है, इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन, ये भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये किस में इन्वॉल्व है, ग्रोथ में इन्वॉल्व है, रिपेयर में इन्वॉल्व है। ठीक है जी, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, बोथ 1 एंड 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा हमारा। गोनाड्स, गोनाड्स क्या होता है, गोनाड्स होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो आपके जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं बेसिकली, उनके अंदर आपको माइटोसिस नहीं मियोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस कहां देखने को मिलती है भैया आपको, देखो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब आपका जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है वो दो तरीके से कर सकता है। ठीक है जी, क्यों कर सकता है दो तरीके से डिवाइड, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के सेल्स रहते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दो टाइप के सेल हमारे पास रहते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं बेटा, तो प्लांट सेल के अंदर मेरे पास सेल वॉल होती है, क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, और वहीं पे एनिमल सेल के अंदर ऐसी कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब एक चीज सोचो यहाँ पे आप, ये आपके पास सेल है, ठीक है, सो दिस इज योर सेल, प्लांट सेल। ठीक है, ये आपका प्लांट सेल हो गया, और दूसरा क्या है यहाँ पे मेरे पास, दूसरा है मेरे पास मेरा एनिमल सेल।
ठीक है। अब एनिमल सेल के बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी फ्लेक्सिबल रहती है, तो हम क्या करते हैं, इसको इजीली इसमें हम खड्डा बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक खड्डा बना सकते हैं और खड्डे के थ्रू हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर, जैसे कि होता नहीं, गुब्बारा लेके बीच में से दबा दिया तो वो एक फरो बन गई, एक खड्डा बन गया और वो खड्डा अंदर की तरफ ग्रो करता गया। फिजिक्स में आपने दो टर्म्स पढ़े होंगे, सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, हम लोग फोर्सेस पढ़ते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पीटल फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपीटल फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपीटल फोर्स होता है जो कहां लगता है, जो सेंटर के टूवर्ड्स लगता है। ठीक है ना, तो टूवर्ड्स सेंटर जो जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल, टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, टूवर्ड्स सेंटर जो जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। और यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ जा रहे हैं हम, दबाते हुए क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपीटल हो रहा है ये। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस फरो फॉर्मेशन इज एक्चुअली योर टुवर्ड सेंटर। तो क्या हो, कैसा हो गया ये, कैसा डिवीजन कैसा हो रहा है यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही है यहाँ पे, सेंट्रीपीटल मैनर में हो रही है, क्योंकि सेंटर की तरफ ये दबना शुरू हो रहे हैं। वहीं पे प्लांट सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, प्लांट सेल में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रिजिड सेल वॉल, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एक रिजिड ठोस सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बाहर से नहीं दबा सकते। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और ये सेल प्लेट क्या करती है, ये सेल प्लेट बनती कैसे है, देखो हमारे पास गोल्जी छोटे छोटे वेसिकल्स आते हैं, एंड दीज वेसिकल्स ये सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं, और फिर ये फ्यूज हो जाएंगे आपस में, और फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे, एक सेल वॉल बनाएंगे, और फाइनली ये क्या करेंगे, हमारे सेल को बाहर की तरफ, ये क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकलना, ग्रो करना शुरू करेगी, एंड अल्टीमेटली क्लीव कर देगी किसको, हमारे प्लांट सेल को। तो यहां पे टुवर्ड्स एक्सटीरियर जा रहे हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, सेंटर से अवे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, टुवर्ड्स सेंटर नहीं जा रहे, अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहे हैं। और अवे फ्रॉम द सेंटर अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो प्लांट के अंदर सेंट्रीफ्यूगल होता है, और एनिमल्स के अंदर आपको सेंट्रीपीटल देखने को मिलता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पूछा गया है आपसे कि सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस किसमें होती है, तो आप बोलेंगे इट अकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो जाएगी, दैट इज अकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। एनी डाउट्स, आई डोंट थिंक कि कोई डाउट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं चीजों को आपको समझा रही हूँ। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो पहले स्टेटमेंट्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। क्रोमैटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स इन टेलोफेज। ठीक है, कह रहा है कि क्रोमैटिड्स जो होते हैं हमारे, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं टेलोफेज के अंदर। क्या ये टेलोफेज में होता है, अरे भैया क्रोमैटिड्स जो है हमारे, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं एनाफेज में। कब, कहां करते हैं, एनाफेज में, ना कि टेलोफेज में। आपको बताना क्या है क्वेश्चन में, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो पहली तो इनकरेक्ट हो गई। सेकंड पे आ जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड। अच्छा, कैसे विजिबल हो गए भैया, जैसे ही प्रोफेज एंड करता है, इट इज द डिमार्केशन कि भैया यहाँ पे अभी हमें ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना न्यूक्लियोलस, ना ही आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा स्टिल विजिबल, नो दे आर नॉट स्टिल विजिबल। ठीक है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। बिल्कुल सही बात है, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इक्वेटर की तरफ चले जाते हैं, एंड दे गेट अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट इन द मेटाफेज। अभी आपको मैंने पहले बताई भी थी ये चीज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे, बट फिर भी हम लोग एक लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन्स इन द सेंटर ऑफ द एनाफेज। ऐसा कुछ नहीं होता, क्रोमैटिड सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के बाद ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट चॉइस क्या हो गई, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपकी करेक्ट चॉइस हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मूव करते हैं आगे। बहुत आसान सा सवाल है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ माइटोसिस इज। ठीक है, तो माइटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कौन सा फेज मैंने बताया आपको, प्रोफेज, देन यू हैव द मेटाफेज, देन यू हैव एनाफेज, एंड देन टेलोफेज। तो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, प्रो, मेटा, एना, टिलो। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारे पास। बाकी देख लेते हैं, प्रो एना नहीं, प्रो टिलो नहीं, प्रो एना नहीं। ठीक है, तो करेक्ट चॉइस क्या हो गई हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल डिंपल क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। At metaphase, chromosomes are attached to the spindle fibers by their। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास देखो,
पहले तो एक बार ना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्रोमोसोम है, ठीक है जी। और ये जो क्रोमोसोम है हमारा, इसका ये जो पॉइंट है सेंटर में, ठीक है, तो ये आपके क्या है, दिस इज योर क्रोमोसोम। ये क्या है आपका, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है, दिस क्रोमोसोम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। किससे मिलके बना हुआ है ये बना हुआ है सिस्टर क्रोमैटिड से। तो ये मेरे पास एक क्रोमैटिड हो गया, ठीक है। तो मेरे पास किससे मिलके बना है, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो क्रोमैटिड्स है और दोनों क्रोमैटिड्स क्या है, आपस में सिस्टर्स हैं, बहनें हैं दोनों। और दोनों अटैच कहाँ पे हुई हैं, दोनों अटैच हुई हैं सेंट्रोमियर पे। कहाँ पे अटैच हुई हैं, सेंट्रोमियर पे। और ये जो सेंट्रोमियर की कॉर्नर्स है यहाँ पे डिस्क शेप्ड, इनको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स। क्या बोलते हैं इनको, काइनेटोकोर्स। और इन्हीं काइनेटोकोर से कौन आके अटैच करता है, इन्हीं काइनेटोकोर से बेटा आके अटैच करता है हमारा स्पिंडल फाइबर। कौन अटैच करता है, स्पिंडल फाइबर। ये आपका सेंट्रियोल है मान लो, ठीक है जी। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर होते हैं ये। तो यहां से आपका स्पिंडल निकला और ये आके यहां से अटैच होगा इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द अरेंजमेंट, यू कैन से द अटैचमेंट एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो कहां पे अटैच होगा हमारा स्पिंडल फाइबर, मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर काइनेटोकोर से अटैच होगा। कहां पे अटैच होगा, काइनेटोकोर से अटैच होगा। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट हमारी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही होती है। क्या होती है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ऑन द क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर से अटैचमेंट नहीं होता। सेंट्रोमियर एक वो पॉइंट है जहां पे दो क्रोमैटिड्स अटैच करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच करते हैं, बट इससे स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होता, इस काइनेटोकोर से ही अटैच होता है, ठीक है। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजर इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। मेजर इवेंट जो कब हो रहा है, एनाफेज में हो रहा है, जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑफ द क्रोमोसोम्स, वो कौन सा है। तो यहां पे क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जी नहीं। ये कहां हो चुका है, ये तो ऑलरेडी मेरा एस फेज के अंदर हो चुका है भैया, तो ये यहां पे क्यों होगा, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमैटिड्स, बिल्कुल सही बात है। यहां पे क्या सेपरेट करते हैं, हमारे क्रोमैटिड सेपरेट करते हैं। कहां से करते हैं, सेंट्रोमियर से करते हैं। अटैचमेंट कहां से हो रही है, काइनेटोकोर से हो रही है। याद रखेंगे इस चीज को। स्प्लिट कहां से, टूटते कहां से हैं, सेंट्रोमियर से टूट जाते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच कहां से हो रहा है, काइनेटोकोर से अटैच हो रहा है। और सेपरेशन किसका हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड्स का हो रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन ये हमारा प्रोफेज के अंदर हो जाता है। कहां हो जाता है, प्रोफेज के अंदर हो जाता है। और ये तो होता ही नहीं है। तो करेक्ट चॉइस क्या हो गई हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोसिस। तो देखो नहीं से भी ज्यादा इसके अंदर हम 30 से 40 क्वेश्चन आराम से वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो चैप्टर होगा ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स उस चैप्टर के कंप्लीट यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश करूंगी मैं कि नेक्स्ट वाला जो चैप्टर रहेगा उसके अंदर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दूं, जिसकी वजह से जिसकी मतलब आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि हाँ एक्चुअली भैया ऐसे ही सवाल आते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर आता नहीं है, जितना लगता है डिफिकल्ट उतना डिफिकल्ट पेपर होता नहीं है। इट जस्ट कि भैया आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ना है, आपके पास दो किताबें हैं, क्लास 11 और क्लास 12, बस उसके बियॉन्ड नहीं जाना। क्या कर सकते हो उसके अलावा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज वेरियस रिसोर्सेज, वेरियस बुक्स, जो भी आपको यूज करनी है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट थ्योरी कहां से कवर करनी है, थ्योरी आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही कवर करनी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। डोंट डोंट स्टिक टू एनी अदर बुक, कोई फायदा नहीं है। इतना इतना पढ़ा देते हैं अननेसेसरी का, कुछ नहीं आता पेपर में भैया। कॉकरोच के बारे में इतना पढ़ के करना क्या है, जब आना उसी दो तीन चीजों से क्वेश्चन है तो, ठीक है। समझ रहे हो बातों को, इतना डिटेल करने की जरूरत है ही नहीं हमें। भाई हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि हमें क्या करना है, हमें कंपटीशन क्रैक करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आप उतना ही पढ़ो ना, अपने माइंड को क्यों इतना ज्यादा ओवर बर्डन कर रहे हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ बायो ही नहीं है, यू हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, जिन दोनों का इक्वल वेटेज रहता है। अगर 50% बायो है तो 50% फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे फेल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं ना कहीं डाउन रहता है, बायो को बहुत ज्यादा कर लेते हैं। ज्यादा नहीं करना है, जितना लेवल है उसका उतना ही करना है, ठीक है। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होता तो प्लीज जाओ, जाके आपके क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ, ठीक है। गो एंड चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल रियलाइज कुछ भी नहीं है,
ठीक है, सब सेम। और अब तो इनफैक्ट पैटर्न बदल गया है पेपर का, अब तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की स्टेटमेंट उठा उठा के वो देते हैं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि वो ढंग से एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते, एक एक लाइन पे स्टिक नहीं करते। बट द बोर्ड विच इज कंडक्टिंग दैट एग्जामिनेशन, एनटीए या जो भी एजेंसी है, वो क्या कर रही है, वो चाहती है कि आप स्टिक करो उसी बुक पे, उसी बुक को पढ़ो, फालतू 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 जाने की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो बातों को? चलो 11th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अगेन कुछ सेम सा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, देखते हैं। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट। ठीक है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि माइटोसिस से क्या होगा, माइटोसिस से हम लोगों को डिप्लॉयड डॉटर सेल्स मिलेंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हो रहा जहां पे मुझे रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रही हो, जहां पे मुझे एक एक्सचेंज देखने को मिल रहा हो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे क्या है, क्लियरली यहाँ पे मुझे जो दो डॉटर सेल्स मिलते हैं, ये सेल है, ये सेल डिवाइड कर रहा है, दो यहाँ पे बन रहे हैं, ये जो दो सेल्स यहाँ पे बनेंगे, ये दोनों ही सेल्स क्या है, ये दोनों ही सेल्स हमारे डिप्लॉयड होंगे। डिप्लॉयड का मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज ना लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, डिप्लॉयड क्या होता है, ठीक है, हैप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड क्या होता है, वो भी कंफ्यूजन दूर कर लो आज। व्हाट इज डिप्लॉयड एंड व्हाट इज हैप्लॉयड? ठीक है, डिप्लॉयड क्या है, व्हाट इज डिप्लॉयड? देखो, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, अग्रीड। अब उस सेल के अंदर क्या रहेंगे? न्यूक्लियस रहेगी, न्यूक्लियस में क्या रहेंगे? क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स तभी दिखाई देते हैं जब हमारा सेल डिवाइड करने वाला होता है, अदरवाइज व्हाट यू गोइंग टू सी? यू गोइंग टू सी धागा, दैट इज क्रोमैटिन, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है बेटा, ह्यूमन के एग्जांपल से समझो, ये क्रोमोसोम का मुझे नहीं पता कितना नंबर है, एक्स वाई जेड कितना भी है, मैंने एन मान लिया, एन नंबर है क्रोमोसोम्स का। अगर ये क्रोमोसोम्स दो सेट्स में प्रेजेंट है, यानी कि जितने भी नंबर है, मान लो 5 है क्रोमोसोम्स, तो अगर इन 5 क्रोमोसोम्स के दो सेट हैं तो उसको क्या बोलूंगी मैं? 2n। क्या बोलूंगी मैं? 2n। आप अगर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5, तो आप 5 पुट करोगे तो 2 into 5 विल बी 10। तो प्लॉइडी का मतलब होता है कितने सेट हैं क्रोमोसोम के? एक सेट है, दो सेट है, तीन सेट है। अब उस एक सेट में नंबर कितना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो प्लॉइडी जो है हमारी, प्लॉइडी जो होती है हमारी, प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है। क्या है? क्रोमोसोम का सेट कितना है, ठीक है। तो क्या हो गया ये? क्रोमोसोम का सेट हो गया ये, कि क्रोमोसोम के सेट्स कितने हैं? एक है, अगर एक है तो हैप्लॉइड, अगर दो है तो डिप्लॉइड, तीन है तो ट्रिप्लॉइड, चार है तो टेट्राप्लॉइड, छह है तो हेक्साप्लॉइड, पांच है तो पेंटाप्लॉइड, अगर और ज्यादा है तो पॉलीप्लॉइड। बात खत्म, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द सिस्टम वर्क्स। अच्छा चलो, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड, बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं है इसमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट कंट्रीब्यूट्स इन सेल रिपेयर। मैंने आपको भी बता दिया, ग्रोथ में, रिपेयर में हेल्प करता है माइटोसिस हमारा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे पढ़ना है माइटोसिस के बारे में, मुझे स्टडी करना है, मुझे एक्सपेरिमेंटल वर्क करना है, तो मैं ऐसे सेल्स चाहूंगी ना जो बहुत जल्दी से डिवाइड करें। और कौन से सेल्स होते हैं वो आपके प्लांट्स के अंदर? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी वो। अब चाहे आप उसमें एपिकल मेरिस्टेम को उठा लो, चाहे आप इंटरकैलरी मेरिस्टेम को उठा लो, चाहे आप उसके अंदर अपना लैटरल मेरिस्टेम को उठा लो, ठीक है। चलिए, मल्टीसेलुलर एनिमल्स गैमीट फॉर्मेशन टेक प्लेस, मिल्क क्या लिखा है, कुछ भी लिख देते हैं ना, मतलब कुछ भी, कुछ गलत मलत कुछ भी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में गैमीट फॉर्मेशन माइटोसिस नहीं, कैसे होता है? मियोसिस के थ्रू होता है। कैसे होता है? मियोसिस के थ्रू। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी आपकी? फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 12th। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। अब आ गया है मियोसिस के ऊपर सवाल, ठीक है। देखो, माइटोसिस हमारा क्या है? माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्या होता है माइटोसिस हमारा? माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है। वहीं पे अगर मैं मियोसिस की बात करूं बेटा, तो मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हाफ हो जाता है। यानी कि अगर मेरे पास मेरा जो पेरेंट सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो इससे बनेगा हमारा आफ्टर दी मियोसिस,
ठीक है, जो मेरा सेल बनेगा उसमें नंबर आपके 23 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मियोसिस जो है हमारा वो दो फेसेस में डिवाइडेड रहता है, मियोसिस 1, वी हैव मियोसिस 1 एंड वी हैव मियोसिस 2। ठीक है, क्या हो गया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जो है हमारे पास, ये दो फेसेस हैं इसके। इसके अंदर मियोसिस फेस जो है आपका वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है जी, अगेन वो क्या करेगा, वो आपका यहाँ पे आपको ऑब्वियसली मियोसिस 1 के अंदर आपको वही चार फेस देखने को मिलेंगे जो हमें पहले में मिलते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। बट यहाँ पे जो प्रोफेस है वो सबसे लंबा है, यानी कि जो प्रोफेस 1 है मेरा, जो प्रोफेस 1 है मेरा, वो बहुत ही ज्यादा लंबा फेस होता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेस होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्रोफेस के अंदर, प्रोफेस 1 जो है मेरा, उसको मैंने डिवाइड किया है कितने सब स्टेजेस में, 5 सब स्टेजेस में। कितने में, 5 में। सबसे पहले आती है मेरी लिप्टोटीन, क्या आती है हमारे पास, लिप्टोटीन। ठीक है, उसके बाद वी हैव जाइगोटीन, क्या हो गया उसके बाद, जाइगोटीन। देन वी हैव पेकाइटीन, देन वी हैव पेकाइटीन। उसके बाद आ गया डिप्लोटीन, उसके बाद क्या आ गई, डिप्लोटीन। देन वी हैव डाइकाइनेसिस, देन वी हैव डाइकाइनेसिस। ठीक है, देखो अब होता क्या है इसमें, लिप्टोटीन के अंदर, लिप्टोटीन के अंदर आपका जो क्रोमैटिन है वो थोड़ा थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है, थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है हमारे लिप्टोटीन के अंदर। अब ये जो हल्की हल्की थिकनिंग होनी शुरू हो गई है, अब टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं बॉडी में, मान लो 46 हैं अगर, ठीक है। अब ये 46 क्रोमोसोम्स, ऐसे दो क्रोमोसोम्स जो दिखने में एक जैसे होते हैं, वो दोनों क्रोमोसोम साथ में आते हैं और एक पेयर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं होमोलोगस पेयरिंग। जो होमोलोगस पेयरिंग कहाँ होती है, जो होमोलोगस पेयरिंग हमें देखने को मिलती है हमारे जाइगोटीन के अंदर। अब ये जो पेयर आपका बन गया है, इन दोनों पेयर के बीच में क्या होती है, इन दोनों पेयर्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, ताकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके बिटवीन द टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और ये जो क्रॉसिंग ओवर आपकी हो रही है, इस क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है, रिकॉम्बिनेशन होता है चीजों का। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है, और ये जो रिकॉम्बिनेशन आपका हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है एंड द नेम इज रिकॉम्बिनेस। क्या नाम है एंजाइम का, रिकॉम्बिनेस। एक और चीज है यहाँ पे, जाइगोटीन में जब पेयरिंग होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं उसको, साइनेप्सिस। ठीक है, अच्छा, तो साइनेप्स जो हमारा है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जाइगोटीन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये जो हमारी क्रॉसिंग ओवर हुई है, अब क्रॉसिंग ओवर जो है वो यहाँ से खत्म हो जाएगी और क्रोमोसोम्स अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो क्रोमोसोम्स अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको बोलते हैं कियाज्माटा। क्या बोलते हैं, कियाज्माटा। और यही कियाज्माटा टर्मिनल की तरफ शिफ्ट करता जाता है, किसके अंदर, हमारे डिप्लोटीन के। सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा आपको देखने को मिलता है डाइकाइनेसिस के अंदर। तो ये कुछ मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको ये पूरे फेसेस जो है हमारे 5, इनके बारे में बता दिया है। क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहले क्या होगा, साइनेप्सिस। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है सबसे पहले क्या होता है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी आपकी, सबसे पहले आपका साइनेप्सिस होगा, यानी कि होमोलोगस पेयरिंग होगी। सबसे पहले क्या होगा, होमोलोगस पेयरिंग होगी, पेयरिंग होने के बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर का कियाज्माटा दिखेगा, फिर उसका टर्मिनलाइजेशन होगा, एंड देन फाइनली हमारे जो जीनोम्स हैं वो डिसजंक्शन, यानी कि पूरे अलग हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सेपरेट वो यहाँ पे हो चुके हैं। सो फाइनली हमारा ये होगा, तो क्या हो गया, सबसे पहले आपका साइन आएंगी, सेकंड ऑप्शन साइनेप्सिस हो रहा है, तो साइनेप्सिस कहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड, दो जगह दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हो रही है क्रॉसिंग ओवर, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन ये हो गया हमारा। देन यू हैव टर्मिनलाइजेशन एंड देन यू हैव दी डिसजंक्शन, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, करेक्ट चॉइस हो गई। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको मियोसिस के रिस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट गलत है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। मियोसिस रेफर्स टू द रिडक्शन डिवीजन एंड इज एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव सेल। बिल्कुल सही बात है, मियोसिस जो है हमारा वो क्या है, वो बेसिकली एक तरीके का रिडक्शनल डिवीजन है जहां पे क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, और यहाँ पे ये जो साइकिल है हमारा, ये जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली हमारा, ये कहाँ देखने को मिलता है, मियोसिस का प्रोसेस हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। हमें जब गेमीट्स बनाने होते हैं तब हमें मियोसिस जो है वो देखने को मिलता है। सेकंड जो चॉइस है वो क्या है, इट इज द डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ इन द डॉटर न्यूक्लियस एज कंपेयर। बिल्कुल सही बात है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। बताना क्या है, बतानी है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों ही सही है। इट इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल cycles of nuclear and cytoplasmic division called meiosis 1 and meiosis 2। अच्छा, कह रहा है
कि दो सीक्वेंशियल साइकिल्स चलते हैं जहां पे न्यूक्लियर सेल डिवीजन रहता है जिसको बोलते हैं मियोसिस। बिल्कुल सही बात है, दो फेसेस होते हैं इसमें, मियोसिस और मियोसिस टू। टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस। दो नहीं बनते बेटा, चार बनते हैं। कितने बनते हैं? चार बनते हैं। तो ये एक सेल है, इसने मियोसिस वन किया तो ये दो सेल आ गए। ये फिर मियोसिस टू करेंगे तो अल्टीमेटली कितना बन जाएंगे यहाँ पे? टोटल चार सेल। तो यानी कि एक सेल से कितने सेल बन गए यहाँ पे? चार सेल्स। तो एक मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? करेक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअली द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन सभी स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है आप लोगों को। ठीक है, और क्या बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट या आर करेक्ट। तो मेटाफेज बेस्ट स्टेज होती है जब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं शेप, साइज या नंबर क्रोमोसोम्स का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई देते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर विच ऑलवेज डिसअपीयर ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस आर न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास ये दोनों हमेशा गायब हो जाते हैं, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। प्रोफेज के बाद ये दोनों ही गायब हो जाते हैं। एंड दिखाई कब देंगे? टेलोफेज। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई यहाँ पे आपकी? करेक्ट हो गई। तो 1 एंड 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इसका ऑप्शंस गायब है यहाँ पे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग करना है हमें। तो वी कैन सिंपली डू दैट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन से फेस में क्या होता है। देखिए, टर्मिनलाइज्ड कियास्माटा कहां होता है? टर्मिनलाइजेशन कियास्माटा हमारे डाइकाइनेसिस के अंदर। कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमैटिड्स, यानी कि क्या हो रही है? रिकॉम्बिनेशन हो रही है। कहां होती है रिकॉम्बिनेशन? अभी बताया मैंने आपको, पेकाइटिन के अंदर। कहां होती है? पेकाइटिन के अंदर। साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कहां होता है साइनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम का? हमारे जाइगोटीन के अंदर। अपीयरेंस ऑफ कियास्माटा आपका डिप्लोटीन के अंदर। तो यानी लिप्टोटीन की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं दी है, क्योंकि लिप्टोटीन में क्या होगा? लिप्टोटीन के अंदर आपका थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हमें सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जो क्रोमैटिन है वो थोड़ा थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मेंशन नहीं की, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट्स ड्यूरिंग मियोसिस अकर्स एट। अब बाइवेलेंट क्या होता है? व्हाट इज दिस बाइवेलेंट? मैंने आपको अभी बताया कि मेरे पास जाइगोटीन में क्या होती है? होमोलोगस पेयरिंग होती है ना, होमोलोगस पेयरिंग। अब ये जो होमोलोगस पेयर है हमारा, इस पेयर के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? इस पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं? दो क्रोमोसोम्स हैं। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते क्या है हम? इसको बाइवेलेंट। दिस इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट। बाय का मतलब हो गया दो, यानी कि एक पेयर में आपको दो, यानी जाइगोटीन में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बाइवेलेंट दिखाई दे रहे हैं, बाइवेलेंट ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाई, यानी कि क्रोमोसोम्स दो दो के पेयर में यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। एक और टर्म आती है हमारे पास, टेट्राड। क्या टर्म आती है? टेट्राड। टेट्राड, जो टेट्रा मतलब फोर, तो टेट्राड टर्म हम क्रोमैटिड्स के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में यूज करते हैं? क्रोमैटिड्स के रिस्पेक्ट में। अगर मैं क्रोमोसोम के रेफरेंस में बोल रही हूं तो मैं बोलूंगी बाइवेलेंट। अगर मैं क्रोमैटिड्स के रेफरेंस में बोल रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी? यहाँ पे कितने क्रोमैटिड्स हैं? क्रोमैटिड 1, क्रोमैटिड 2, क्रोमैटिड 3, क्रोमैटिड 4। तो ऐसी स्टेज को क्या बोलेंगे जब हम बोल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? टेट्राड बोल रहे हैं हम क्रोमैटिड्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो क्या हो गया हमारा? बाइवेलेंट मतलब क्रोमोसोम्स जो हमें कहां दिखाई दे रहे हैं? हमारी कहां पे दिखाई देते हैं? ये होमोलोगस पेयरिंग जब हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये आपको कहां दिखाई दे रहे हैं? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी जाइगोटीन में। कहां दिखाई देंगे आपकी? क्योंकि यहीं पे क्या होती है? यहीं पे होती है होमोलोगस पेयरिंग। क्या होती है यहाँ पे हमारी? होमोलोगस पेयरिंग। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंजाइम रिकॉम्बिनेस इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। ठीक है, हमारा जो रिकॉम्बिनेस एंजाइम है वो कौन से फेज में यूज किया जाता है वो यहाँ पे बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, मैंने आपको बताया कि रिकॉम्बिनेस करता क्या है? रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? रिकॉम्बिनेस। रिकॉम्बिनेस इज द एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर हमारी हुई है विच इज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, उसमें ये क्या करता है? उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मटेरियल आधा इसका जाएगा और इस मटेरियल का इस पे चला जाएगा, और उसमें हेल्प कौन कर रहा है? एंजाइम, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेस। तो कहां पे होती है रिकॉम्बिनेशन भैया? रिकॉम्बिनेशन होती है हमारे पास कौन सी स्टेज पे? ये होती है हमारे पास हमारे पेकाइटीन स्टेज पे। तो यानी कि जो एंजाइम है वो भी कहां यूज होगा? हमारे पेकाइटीन स्टेज पे ही ये एंजाइम जो है हमारा वो यूज होगा। कमिंग टू द 18th क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर होती किसके बीच में है? अभी आप ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या बनाए? दो क्रोमोसोम्स बनाए। दोनों क्रोमोसोम्स क्या है? होमोलोगस पेयर हैं। क्या है ये दोनों?
होमोलोगस पेयर हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो होमोलोगस पेयरिंग किसके बीच में होती है, होमोलोगस पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, ठीक है। अच्छा, सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसा कुछ नहीं होता, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में नहीं होती कभी भी होमोलोगस पेयरिंग, गलत ऑप्शन है। थर्ड है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी गलत चीज है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ है मेरे पास टू क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम, टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम का रैंडमली नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या देखने को मिलेगी आपको, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो an enzyme mediated process and the enzyme involved name is recombinase। क्या नाम है इसका, recombinase, अभी देखा हमने कुछ देर पहले। the chiasmata is formed during which stage of prophase 1 of the meiotic division, ठीक है। बोल रहा है कि कियाजमाटा कब बनता है, कौन से प्रोफेस 1 के कौन से सब स्टेज में बनता है, तो भी बताया मैंने आपको, कियाजमाटा कहां दिखाई देगा हमें, डिप्लोटीन के अंदर, कहां दिखाई देगा हमें, डिप्लोटीन के अंदर, ठीक है। तो दिस इज योर 20th क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा, तो आज के लिए हम लोग बस यही 20 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेकिंग नेक्स्ट 20-25 क्वेश्चंस, ठीक है, और इस पूरे चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ दीज MCQs, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो सेशन है हमारा, ठीक है, ऐसे ही चलते रहेंगे आपके लिए। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि पढ़ना है। देखो, बीइंग अ टीचर, एक टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको पढ़ाए किसी भी मीन्स के थ्रू, ठीक है, चाहे यूट्यूब है या फिजिकल मोड है, कैसा भी है, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज आती है तो इट्स बेटर ना कि मैं दूसरे लोगों को भी सिखाऊं वो चीज, ठीक है, और आप लोग उसका अच्छे से यूज करो, यूटिलाइज करो, ठीक है। चलिए, तो इसी नोट के साथ हम एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।